एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस कंट्री कि जो वॉकर में डाल के आप लाए थे, आप उनको अब ताजपोशी करके वजीर आजम बना दे, क्योंकि जो इलेक्शन का सिंबल आपने रात से लिया है उसके बाद तो कंपेटिटर कोई रह ही नहीं ना गया ग्राउंड से, तो आप ताजपोशी कर दें, अब पैसा ज़ाया ना करें इलेक्शन के ऊपर। थैंक यू सो मच। आप दोनों के कमेंट से सवाल तो इसमें था नहीं, मगर मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं, हिस्ट्री पढ़ना ना छोड़ें थोड़ा। चले वो आपकी राय है ना, आपकी राय है ना, आपकी राय है। आप डिक्की की बात कर रही हैं, क्रॉस टॉक ना करें, आप उनको जवाब देने दें। आपने पूछ लिया था, आप डिक्की की बात कर रही हैं, इधर दम करवाने जाते रहे हैं, जाली पीर बनवाते रहे। डोंट, लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स नॉट गो। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर है और मेरा सवाल वलीद साहब से है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि खान साहब की हुकूमत गिराई किसने? खान साहब कहते हैं कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई, और साथ ही केपी में वो उनसे गाड़ियां तोहफे में ले रहे हैं। फिर जब वो बाजवा साहब रिटायर हुए हैं तो फिर कहते हैं जो चीज़ें सामने आ रही है मेरी हुकूमत अमेरिका ने नहीं गिराई, बाजवा साहब ने गिराई है। और साथ ही कहते हैं कि बाजवा तो मुझे पंचिंग बैग बनाया था उन्होंने, वो सुपर किंग था, तो फिर सुपर किंग अपनी हुकूमत कैसे गिरा सकता है? वो तो बादशाह था। मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है कि पीटीआई गवर्नमेंट को किसने गिराया। मेरे लिए रेलेवेंट ये है, मेरे लिए रेलेवेंट ये है कि पीटीआई गवर्नमेंट को पाकिस्तान की अवाम इलेक्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको इलेक्ट करने नहीं दिया जा रहा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेट इट बी एन एकेडमिक डिस्कशन, थोड़ी सी पॉलिटिक्स से थोड़ा सा आगे निकलते। तो मेरा जो क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट लिंक्ड विद पॉलिटिक्स directly, but indirectly it is linked with politics. In our country, I think the problem is the problem of policy making and its implication at the long term. So जब हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, अगर हम पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट को देखते हैं तो ये तो मुस्लिम लीग के दौर से स्टार्ट हो गई थी, जिसको आप शोल्डर कह रहे हैं। लेकिन जब हम पॉलिसी मेकिंग को देखते हैं तो जो हमारी पॉलिसी है वो भी एक किस्म की शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। इवन के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो सकता था, लेकिन लेक ऑफ पॉलिटिकल इंटेंट जो जिसको बैक करना था पॉलिटिशियन ने, वो इस तरह का हमें उसका जो है वो नहीं मिला। तो कोई भी इसको जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनेद है और मेरा वलीद इकबाल साहब से सवाल है। अभी इन्होंने ड्यूरिंग डिस्कशन एक बात की कि पीटीआई ने जो है वो हस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई। तो मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, मैं इस टाइम फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करने इस इलेक्शन में, अगर ये मुझे 5 यूनिवर्सिटीज़ और 5 हॉस्पिटल्स के नाम बता दें जो पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में बनाए हैं, तो मैं पीटीआई को वोट दूंगा। ले रही हूं, उसके 4 के जवाब हो जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे। ये ऐसे ना करें, ये भाग गया, ये वाले नारे मत इधर लगाए प्लीज। थैंक यू। अच्छा, मेरा सवाल अपने तीनों जो स्पीकर्स हैं उनसे है, और 2 सवाल है मेरे छोटे छोटे। एक तो ये है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है, सियासी मुआशी, जो भी हुकूमत आई उसके पास क्या प्लान होगा और कितने मौके होंगे कि इन हालात में वो मुल्क को दोबारा खड़ा कर सके। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में पहली बार एक आमरीत का नया दरवाज़ा खुला है कि सियासी जमातों को ऐन इंतखाबात के वक्त उसके पार्टी निशान से महरूम कर देना। तो क्या ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए कितना कंसर्न रखती हैं कि ये जो नया दरवाज़ा खुला है इसको कब, कैसे, कौन बंद करेगा? जी, आई एम डॉक्टर आमिर। माई क्वेश्चन टू फैसल मीर साबित। आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, बहुत सा डॉक्यूमेंट था, मेमो गेट का हवाला दिया। सर 7/2017 में जो बलूचिस्तान में हुकूमत गिराई गई थी, वो कैसे गिराई गई थी, उसके बारे में रोशनी डालें। थैंक यू। जी
जो बलूचिस्तान का इशू है वो आप सबको इस बात का इल्म है कि बलूचिस्तान जो है वो कौन वहाँ पे हुकूमत करता है, वहाँ पे किसी सियासी पार्टी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो अगर वहाँ पे हुकूमत चेंज होती है या तब्दील होती है तो उसमें ना तो पीटीआई कुछ कर सकती है, ना नून लीग कुछ कर सकती है, और ना ही पीपल्स पार्टी कुछ कर सकती है, और ना ही वहाँ की लोकल जमातें जो हैं उनका कोई रोल होता है। तो ये हम तमाम लोगों के लिए एक अफसोसनाक सूरत हाल है, और ये सूरत हाल उसी सूरत में इम्प्रूव हो सकती है कि अगर तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ टूल बनने की बजाय एक दूसरे के साथ खड़ी हों और बैक स्टैबिंग ना करें, और जब कोई पार्टी किसी, अगर मैं सीओडी की बात करूं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करूं, उस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रही हो, मसलन 18th अमेंडमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, जिसमें कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें थीं जिसमें कि बलूचिस्तान को हम बहुत कुछ और दे सकते थे, लेकिन वो इसलिए ना दे सके कि बाकी सियासी जमातों ने हमारा साथ नहीं दिया। क्या खैबर पख्तूनख्वा को हमने नाम दे दिया, NWFP से चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा कर दिया। 18th अमेंडमेंट के ज़रिए ही प्रेसिडेंट से हमने असम्बली तोड़ने की पावर्स ली, और ये मज़ीद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जो हम कहते हैं कि दो कदम आगे जाके एक कदम पीछे जाना होगा। अगर इस इलेक्शन में जो सियासी जमातें भी इलेक्शन में के प्रोसेस के ज़रिए आती हैं, अगर वो इकट्ठा होके मुल्क में कोई जो आइन में तब्दीली करना चाहती हैं जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रिप जो है वो लूज़ हो सके, जिस तरह के पीपल्स पार्टी ने पहले की, असेंबली उसके बाद नहीं टूट सकी, सदर के हाथ डिसेंट्रलाइजेशन की डिवॉल्व किया सूबों को, इसको 2 स्टेप आगे जाया जा सकता है अगर हम लोग एक दूसरे के गले ना पकड़ें इक़्तिदार में आके या ऑपोजिशन में बैठ के। शुक्रिया। मैं फैसल साहब की बात से एग्री करता हूं। पॉलिटिकल पार्टीज को ये डिसाइड करना होगा कि हम आलाकार नहीं बनेंगे, मगर फिर मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को रेफर करूंगा। वी हैड कम अ लॉन्ग वे। अगर वहां पे तहरीक इंसाफ उसकी सिग्नेटरी बन जाती और हाइब्रिड निजाम का हिस्सा ना बनती तो हालात बहुत मुख्तलिफ होते। अच्छा वलीद साहब, आपके लिए वो सवाल था 5 जी, मैं आज से 2 माह पहले 3 माह पहले नदीम मलिक साहब के शो पे जो है समा पे वो भी कह चुका हूं, कामरान शाहिद के शो पे दुनिया में, और हामिद मीर साहब के शो पे भी मैं मियां नवाज शरीफ को यह दावत दे चुका हुआ हूं कि ये वक्त है कि वो स्टैंड लें कि जी इस किस्म के सिस्टम में मैं नहीं इलेक्शन लड़ूंगा, पहले सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, सबको रिहा करें, सबको इंतखाबी निशान दें, फिर मैं उतरूंगा, बेशक मैं हार जाऊं, बट ही इज to my mind he is not interested in democracy. To my mind he is only interested in coming back into power. आपके सवाल का जवाब, मैंने क्लेम ही नहीं किया, मैंने तो क्लेम ही नहीं किया कि हुकूमत में आने, अब एक सेकंड जी, मैंने क्लेम नहीं किया, आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं, मैंने तो क्लेम ही नहीं किया कि हुकूमत में आने के बाद जो मैंने क्लेम यह किया है कि एज एन इंडिविजुअल इमरान खान टेक्सटाइल मिलें बना सकता था, शुगर मिलें बना सकता था, सरे महल ले सकता था, अपार्टमेंट ले सकता था। उसने क्या बनाया? उसने शौकत खानम लाहौर बनाया, उसने शौकत खानम कराची बनाया, उसने शौकत खानम पेशावर बनाया, उसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई जहां 97% स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे होते हैं। मैंने हुकूमत में आने के बाद क्या क्लेम किया? हमने कोविड को किस तरह संभाला, हमने एहसास प्रोग्राम किस तरह बनाया, हमने यूनिवर्सल हेल्थ केयर या सेहत कार्ड किस तरह दिया, और मैं अगर आपको गिनवाना शुरू करूं कि कितने अरबों रुपए पाकिस्तान के बचाए हैं रिकॉर्डिक सेटलमेंट में, आईपीपी सेटलमेंट में, कारके सेटलमेंट के अंदर, और दीगर जितनी और बहुत सी अभी बहुत लंबी फहरिस्त है, आपका सवाल नहीं है। अच्छा लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, वंस अगेन हम आगे की तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम पीटीआई को इलेक्ट करने के लिए तैयार है, उसको रोका जा रहा है। अच्छा ये इनका सवाल था, किधर जा रहे हैं आप? ओ अच्छा जी, आपका एक सवाल था, आखिरी सवाल, सिर्फ एक चीज में हमारे पास आखिरी तो ये, यहाँ पे नारेबाजी नहीं होगी, नहीं। हेलो
हेलो, नहीं आप ये नहीं चलेंगे इधर, ये कोई जलसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, चुप करें। अच्छा बिल्कुल हम एंड कर रहे हैं इस चीज को, और सिर्फ एक सवाल मैं जरूर आप दोनों से करना चाहूंगी, वलीद तो चलेंगे, कि हम हाइब्रिड निजाम और एक कंधे की तो बात करते हैं, लेकिन एक नाम और भी है मलिक रियाज का, जिसका हम कभी जिक्र नहीं करते। सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसकी बेनिफिशियरी हैं और उनका नाम नहीं लेती, ना बात करती है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी आपको फैसला करना कि ऐसे लोगों से आपने बेनिफिट लेना है। मैं अगर काइंडली थोड़ी खामोशी रखेंगे जी, बात करने प्लीज खामोश, बिल्कुल हम एंड कर। प्लीज। इस मुल्क में मलिक रियाज जिसका नाम है, अगर काइंडली खामोशी रखें जी, बात करने दें। मलिक रियाज इस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया है। आती जाती हुकूमतों को यरगमाल बनाना, आती जाती हुकूमतों से फेवर्स लेना और आती जाती हुकूमतों के जरिए अपने इन्फ्लुएंस को एग्जर्ट करना, सबसे ज्यादा इस मुल्क में अगर किया है तो मलिक रियाज ने किया है। मैं टीवी चैनल पे उसका नाम लेता हूं, मुझे बीप कर दिया जाता है। मैं टीवी चैनल पे बैठ के उसके केसेस के बारे में बात करता हूं, वो म्यूट कर देते हैं। पेमरा को एक गाइडलाइन है कि मलिक रियाज के बारे से बात नहीं करनी। देखिए, बिल्कुल एक बात माननी चाहिए कि मलिक रियाज हर हुकूमत का बेनिफिशियरी रहा है, मगर मुल्क की तारीख में जो सबसे बड़ा बेनिफिट उसने लिया है वो 190 मिलियन पाउंड का केस है अलकादिर ट्रस्ट वाला, जिसकी तहकीकात मुकम्मल होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम, बस टाइम खत्म हो चुका है। मैम एक क्वेश्चन है मैम, एक्सक्यूज मी मैम। नहीं प्लीज, ये अब इसके बात करेगा, बिल्कुल वो हॉल खाली करना है, अगला पैनल भी शुरू होना है। मीर साहब से भी मलिक रियाज की बात कर ले। मीर साहब को आपने इस सवाल पे छोड़ दिया है, मीर साहब से भी पूछे मलिक रियाज के बारे में। मैंने कमेंट कर दिया था, बस थैंक यू वेरी मच। मैं वलीद इकबाल साहब जो बहुत शॉर्ट नोटिस पे, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। नहीं सॉरी, अभी जाते हुए कर लीजिएगा। थैंक यू। मेरा पुत्र लग रहा है मलिक रियाज।